Director, Dr. Mohammad Fazil. He is presently a Scientist 4 in Hakim Azmal Khan Institute of Literary and Historical Research in Unani Medicine, Jamia Millia Islamia Campus, New Delhi. He has more than 25 years of research experience in Unani medicine. He has more than 100 published papers in reputed journals. He also presented more than 70 papers in national and international conferences in India and abroad. Some of the administrative responsibilities he include as organizing secretary in national workshop cum brainstorming session on development of SOPs for Hijama on 29 January 2024. He was the in charge and head of the institute Hakim Azmal Khan Institute of Literary and Historical Research in Unani Medicines. He is a member of Board of Studies of PhD program in Unani Medicines at Jamia Millia Islamia. He is also a member secretary Ayush Award Scheme. He is organizing chairman at a national workshop on emerging health challenges and role of Unani medicines. He also contributed to several important books of Unani medicines. I kindly invite you, sir, for our next presentation on orientation on metabolic disorders through Unani. Everybody, myself is Dr. Mohammad Fazil from CCREM. जैसा कि इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये रिसेंटली गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अपना एक वर्टिकल DGHS जब से इस्टेब्लिश किया है, उसके अंडर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिनमें डिफरेंट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो हैं वो प्रिपेयर कराई गई हैं। और उन गाइडलाइंस को प्रिपेयर करने का पर्पज़ ये है कि जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स या रिसर्च ऑफिसर्स या CSC लेवल जो लोग हम जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, उनको ओरिएंट किया जा सके और उनको, ताकि फिर वो आगे के अपनी फील्ड में उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सके। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर जो लिटरेचर है वो पुराने लिटरेचर जो है मौजूद हैं, तो आज की बहुत सारी डिजीज़ जो हैं उन डिजीज़ को एज सच एक्सप्लेनेशन या हम लोग के लिटरेचर में नहीं मिलता है। जैसे अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का कंसेप्ट हमारे यहाँ इस तरह से एज सच नहीं होता, तो अब आज की के पर्सपेक्टिव में उन डिजीज़ को कि जहाँ ज़रूरत पड़ी है उनके नए टर्म्स को क्वाइन करना और उनको फिर अपने क्लासिकल लिटरेचर से ले करके और उनको फिर मॉडर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये मिनिस्ट्री की कोशिश थी, जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर, हमारे यहाँ कुछ लोग डॉक्टर साहब बैठे हैं, इन लोगों ने इसके प्रिपरेशन में भी रोल प्ले किया है। डॉक्टर साहब ने इसको देखा है। तो इसमें जो मुझे बताने के लिए कहा गया है वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉर गाउट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गाउट का जिक्र हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में काफ़ी तफसील से मिलता है। अगर हम इसको जिन हेडिंग्स के अंदर अगर हम इनको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो केस डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, यूनानी मेडिसिन पर्सपेक्टिव, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड इंटरवेंशन। बेसिकली हमारे यहाँ जो इस गाइडलाइन की में जो सबसे ख़ास बात ये है कि अब तक हमारे यहाँ एक इन जनरल जो मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे यूनानी किताबों में मिलता है, तो इसमें गाइडलाइन में ये कोशिश की गई है कि इसको डिफरेंट लेवल पर जो मैनेजमेंट हम किसी डिजीज़ के ताल्लुक से दे सकते हैं उनको क्लासिफाई किया गया है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जो कि PSC पे है और CSC पे है, और या फिर जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं जो मॉडर्न के हॉस्पिटल्स हैं उनसे जो अटैच हमारे यूनानी सेंटर हैं, तो उसके उनको मद्देनज़र रखते हुए ये इनके डिफरेंट लेवल में इनको डिवाइड किया गया है। जैसा कि हम बात करें अगर डेफिनेशन की, तो गाउट इज़ ए क्रॉनिक डिजीज ऑफ डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स which form in the presence of increased urate concentration. It characterized by several
severe pain, redness, tenderness in joint which occur due to too much uric acid crystal deposit in joints. In Unani medicine, gout is described as a type of vagal mafacil which involves the ankle joint and toes, especially the great toes, and causes excruciating pain that eventually render person unable to move or walk. हमने देखा कि आमतौर से हमारे सिस्टम के अंदर जो एक जनरल टर्म जो मिलती है वजहुल मुफासिल की, जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द, कहीं का भी दर्द हो तो उसके लिए हम वजहुल मुफासिल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन निक्रस का जिक्र हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से में बहुत कायदे से मिलता है, तो उसको ये इसकी ख़ास बात है कि हमारे यहाँ ये लिटरेचर मौजूद है। ये डेमोग्राफिक डाटा है, मुझे लगता है कि इसकी हम जो आप लोगों को ट्रीटमेंट गाइडलाइन दी गई है इसकी कॉपी सभी के पास है, ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव में है, तो इनको आप ये कोई बहुत ज़्यादा इसके बारे में करने की वो नहीं है। अगर हम इसकी बात करें एटियोलॉजी की, तो सूए मिजाज ऑफ जॉइंट, स्पेशली सूए मिजाज मादी, टेम्परामेंट एसोसिएटेड विद द सब्सटेंस इन्वॉल्विंग दम, निकरस, जिसको अगर चारों अखलात के इन्वॉल्वमेंट को अगर हम देखते हैं तो उन्हीं के निस्बत से इनके निकरस दमवी, निकरस सौदावी, निकरस सफरावी और निकरस बलगमी की अक़साम के तौर पर देखा जाता है। अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो वीकनेस ऑफ द जॉइंट में बी कंजेनाइटल आर रिक्वायर्ड, प्लेथरा ड्यू टू एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड एंड ड्रिंक, एक्सेसिव ग्रीफ एंड सॉरो, ये सारे इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें हम गाउट के केस में, तो यूजुअली दो तरह की जो पेशेंट होता है वो दो तरह की प्रॉब्लम के साथ आता है। एक तो फर्स्ट पेन होता है एंड स्वेलिंग होती है। यूजुअली स्टार्ट इन बिग टोज, साइन ऑफ इन्फ्लामेशन सच एज हीट, रेडनेस, heaviness and pulsating nature of pain are present in the sanguine and colonic humor are involved. Less burning sensation occur in case where phlegmatic humor is involved in the progression of the disease. अगर swelling की बात करें तो swelling over the affected joint is also an important sign of gout. The joint become rigid and may turn into the stony structure when morbid matter are accumulated देयर फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। कई बार ये देखा गया है कि बहुत शॉर्ट हिस्ट्री में भी अगर गाउट के पेशेंट को बिल्कुल पेशेंट अनेबल टू मूव हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, बिल्कुल आदमी अगर जिनको अगर प्रॉपर डायग्नोस ना हो तो और दूसरों चीज़ों से भी आदमी कंफ्यूज करता है कि बिल्कुल आदमी स्टिक हो जाता है, अपनी जगह से मूव नहीं कर पाता, इवन कई बार स्टिक के ज़रिए से चलना पड़ता है उसको। प्रोग्नोसिस, the prognosis of the necrosis is good when immature humor are present in the body and consistency of the urine is viscid. In case where the urine output is very low and consistency of the urine is thin, the patient is about to develop the inflammation of the joint. Necrosis safravi may be dangerous when managed improperly. The disease may subside within 40 days in case of necrosis due to the involvement of the hot nature of the morbid matter. Clinical presentation: intense joint pain. Gout usually affect the large joint of your big toes, but it can occur in any joint. Other commonly affected joints include the ankle, knees, elbow, wrist and fingers. The pain is likely to be most severe within the first 4 to 12 hours after it begins. After the most severe pain subsides, some joint discomfort may last for few days and few weeks. Later attack the likely to last longer and affect the more joints. Inflammation and redness, the affected joints are joined to become swollen, tender, warm and red. As gout progresses, patient may not be able to move joint normally. ये एक्यूट गाउट की पिक्चर है, ये जिसमें ये note the swelling and erythema of the first metatarsal pharyngeal joints, diffuse swelling of the dorsum of the left and is evident. The patient
with acute gout arthritis. ये एक जनरलाइज गाउट की जो है तस्वीर आपके सामने है। अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल कंडीशन जो है और डिफरेंशियल फीचर जो है, हम इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस सेप्टिक आर्थराइटिस से करते हैं, ट्रॉमा से करते हैं, सूडो गाउट से करते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस से करते हैं एंड सोरियाटिक आर्थराइटिस से करते हैं। अगर हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो इनका आर्थराइटिस ऑफ 3 और मोर जॉइंट एरिया, सिस्टमेटिक आर्थराइटिस, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, पॉजिटिव रोमेटॉइड फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर होता है, और एक जो पॉजिटिव एंटी-सीसीपी बॉडी एंड एलिवेटेड ESR एंड CRP। जो CRP है ये ज़्यादा डिफरेंशिएट कर देता है इसको। इसी तरीके से रिएक्टिव आर्थराइटिस है, मोनो आर्थराइटिस है, एक्यूट बर्साइटिस है एंड टिनोसाइटिस है। इन डिजीज़ से हम इनको उनके हिस्ट्री और उनके डायग्नोस्टिक फीचर के हिसाब से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस एज पर यूनानी लिटरेचर, तो अगर हम इसमें अगर हमको ये देखना है कि किस तरह के अखलात का इन्वॉल्वमेंट है और उसके हिसाब से, तो निक्रिस सौदावी, निक्रिस बलगमी, निक्रिस सफरावी एंड निक्रिस दमवी, इनके अलग अलग फीचर्स जो हैं उनको हम नेचर ऑफ पेन में, स्वेलिंग में और उनके टच से, स्किन ओवर द जॉइंट, एग्रीवेटिंग फैक्टर एंड रिवीलिंग फैक्टर के हिसाब से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन, identification of urate crystals in fluid from the affected joint is the definitive diagnostic test for the diagnosis of the gout. In practice, this test is applied to only a minority of the patient. Guideline exists for the clinical diagnosis without joint aspiration. Other tests which may be considered are described in the next study. सीरम यूरिक एसिड जो आज सबसे ज़्यादा कॉमन है, और हम उसके ज़रिए से इसको बहुत आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस जो चीज़ें हैं, एक्सरे का है, अल्ट्रासोनोग्राफी का है, इनके ज़रिए से भी हम डायग्नोसिस लेने में हेल्प लेते हैं। ठीक इसी तरह से डुअल एनर्जी कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, साइनोवाइल फ्लूइड एग्जामिनेशन है, कंप्लीट ब्लड काउंट ESR है, रीनल फंक्शन है, फास्टिंग लिपिड, यूरिनरी यूरेट एक्सक्रीशन, CRP एंड RA फैक्टर। अगर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो द डायग्नोसिस ऑफ द गाउट इज प्राइमरली क्लिनिकल एंड मेड आफ्टर कंप्लीट मेडिकल history and physical examination. Gout undergoes our 4 phases of the during the course, which are stated below. Asymptomatic hyperemia होता है, acute gout attack है, intercritical period है, और फिर chronic trophaceous gout है। ये सर्टेन गाइडलाइंस हैं जो उसकी क्लासिफिकेशन है गाउट की क्राइटेरिया 2015 का जो है, इसमें स्टेप 1 है, स्टेप 2 है। सफिशिएंट क्राइटेरियन, इफ यस डायग्नोसिस इज पॉजिटिव, प्रेजेंस ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल इन सिम्प्टोमेटिक जॉइंट बर्सा आर्ट्रोफस। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट में हम ख़ास तौर से जो अगर डूज और डोंट डूज की बात करें तो इंटेक डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स, इंटेक ऑफ small amount of dietary substances protruding humor of good quality in the body, intake bird meat, intake small fish, intake peeled almond with sugar and pistachio, intake of grapes, fig, apple, pomegranate and इसी तरह से डिजीज जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, इंटेक ऑफ डाइटरी सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग बैड ह्यूमर्स, इंटेक ऑफ साल्टेड फिश, साल्टेड मीट and dried meat, intake of milk, excessive intake of walnut, dates, intake of apricots, intake of तुलसी, करप्स, इन तरह की चीज़ें से भी एग्रीवेट होते हैं। और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल इसमें सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब इंटरवेंशंस की अगर हम बात करें तो एट लेवल 1 जो इंटरवेंशन जो हमारे यहाँ बताया गया है, सोलो फिजिशियन क्लिनिक या हेल्थ क्लिनिक पीएचसी ऑप्टिमल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वेयर टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो बेसिकली हम अगर देखें तो ज़्यादातर हमारे जो फिजिशियंस हैं वो लेवल 1 पे मतलब पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो उसमें इंटरनेशनल में क्लिनिकल डायग्नोसिस, द डायग्नोसिस ऑफ द गाउट इज प्राइमरली क्लिनिकल एंड मेड आफ्टर थॉरो मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। हाउएवर some investigation like complete hemogram, urine routine, microscopic and serum uric acid level, RA factor and CRP may be done। तो हम इसको प्राइमरी लेवल पीएचसी लेवल पे भी हम सीरम यूरिक एसिड और को करके और आरए फैक्टर जैसे उनको डिफ्रेंशिएट करके हम इनको डायग्नोस कर सकते हैं और हम प्राइमरी लेवल पर अपना इंटरवेंशन दे सकते हैं। रिकमेंडेड डाइट एंड लाइफ स्टाइल, skimmed milk, vegetable, soybean, vegetable sources of protein, cherries, apple, pear and fig, etc. Suitable physical exercise, weight loss in case of excess body weight or obesity, restricted diet and lifestyle, fat and purine containing diet, alcohol and soft drink, overeating। अगर यूनानी मेडिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो द पेशेंट शोज माइल्ड फीचर ऑफ निक्रस गाउट, 2 or more ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द मेडिकेशन में बी गिवन अलॉन्ग विद द डाइट। जैसा कि इसमें हमने देखा कि सुरंजान है और सना है, तुकमे करफ्स है, हब्बे सुरंजान है, माजून सुरंजान है, ये सारी दवाएं हमारे पीएचसी लेवल पर अवेलेबल होती हैं और इनके ज़रिए से हम उनको लेवल 1 पे हम इंटरवेन कर सकते हैं और पेशेंट को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। सिमिलरली फार्मूलेशन जो इजीली अवेलेबल हैं हमारे यहाँ वो लोकल एप्लीकेशन के लिए तो रोगन मालकंगनी है, रोगन सुरंजान है और ज़िमात के तौर पे भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नतूल का इस्तेमाल करते हैं, डिकॉक्शन ऑफ एक्सेट्रा करंब है और ये नतूल ऑफ कोल्ड एंड हॉट वाटर जो अफेक्टेड जॉइंट पे कर सकते हैं। निक्रस ये जो नतूल डोज फॉर निक्रस काज बाई कोल्ड मॉर्बिड ह्यूमर्स, नतूल डिकॉक्शन ऑफ टर्निप जो है और कुरत के ज़रिए से भी हम इसका नतूल कर सकते हैं। अब बात आती है कि रेफरेंस क्राइटेरिया की कि अगर हमारे जो पेशेंट जो लेवल 1 पे पीएचसी के लेवल पे आते हैं तो हम किस लेवल तक उसको अपने पास रखेंगे या फिर उनको हमको सेकेंड लेवल पर हम उनको रेफ़र कर सकते हैं। अनकंट्रोल्ड पेन एंड नो रिस्पांस टू ट्रीटमेंट, अगर हमारा जो ट्रीटमेंट है उससे पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में हम उनको फर्दर हायर सेंटर की तरफ भेज सकते हैं। जैसे जॉइंट का डिस्ट्रक्शन है, हाई फीवर, वेट लॉस एंड मलेज है, राइज इन सीरम क्रेटिनिन एंड सीरम यूरिया above normal limit, suspected cardiovascular complication due to gout, patient taking chemotherapy for neoplastic diseases, uncontrolled comorbidities, evidence of any increased severity and complication and diagnostic uncertainty। अगर ये सारी चीज़ें कुछ होती हैं तो हम इनको पीएचसी से मतलब सेकेंड लेवल या इससे हायर लेवल के हॉस्पिटल पर रेफ़र कर सकते हैं। अब एट लेवल 2 CHC स्मॉल हॉस्पिटल 10 to 10 bedded hospital विच बेसिक फैसिलिटीज सच एज रूटीन इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे लेवल। ज़ाहिर है कि पीएचसी के लेवल पर हमारे जो सेंटर्स हैं वहाँ पे तो एक्सक्लूसिवली जो यूनानी के सेंटर्स हैं तो लेवल 1 पे ये सारी सहूलतें नहीं मिलती हैं। तो लेवल 2 पे जहाँ पे जो CHC से हमारी यूनानी डिस्पेंसरीज अटैच हैं और जहाँ पे या 10 to 20 bedded हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये अगर फैसिलिटी हैं तो हम उनको लेवल 2 में कंसीडर करते हैं। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस जो होगी वो जो लेवल 1 में सिमिलर होगी। इन्वेस्टिगेशन diagnosis would be primarily clinical along with the some investigation which will be necessary to investigate complication or exclude other differential diagnosis such as serum urate concentration, complete blood count ESR, renal function test, fasting lipid glucose and thyroid function, urinary urate excretion।
अगर हम सिंगल एंड कंपाउंड ड्रग की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है वो कुश्त है, तगर है, सफूफ चोपचीनी है, सफूफ सुरंजान है, हब्बे शिफा है, हब्बे मुद्दिन अकबर है, माजून नेकरस है। इन दवाओं का इस्तेमाल हायर सेंट्रल लेवल पे दस्तयाब कराया जा सकता है और उससे उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। मैनेजमेंट विथ मुंजिज और मुसिल थेरेपी जो है का भी इस्तेमाल ख़ास तौर से नेकरस के अंदर खासा मुफीद है। तो इसमें जो मुंजिज मुसिल का फार्मूला है उसका डिकॉक्शन जो है 100 ml मॉर्निंग बिफोर मील और 3 to 5 डेज इस्तेमाल इसको कराते हैं। इन केस ऑफ नकरस बलगमी फार्मुलेशन में भी गिवन सुरंजान है, चराता है, शात्रा है, अफसंतीन है, फस्तगी है। इनका जो कॉम्बिनेशन है इसका डिकॉक्शन जो है 100 ml मॉर्निंग बिफोर मील 7 to 14 डेज जो है पानी के साथ हम इनको देते हैं और प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करते हैं। आयरज फिक्रा का भी इस्तेमाल खास हमारे यहाँ मुफीद बताया गया है, इसका पाउडर 3 to 5 ग्राम जो है अर्ली मॉर्निंग बिफोर फूड इसका इस्तेमाल हम करते हैं। प्रेगनेंसी में इसको भी कंट्राइंडिकेटेड है। अगर इलाज भी तदबीर की बात करें तो जितनी भी जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं आजकल इलाज भी तदबीर का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और इसमें खातिर खा फ़ायदा भी होता है। तो इलाज भी तदबीर डिस्क्राइब अंडर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बी रिकमेंडेड एज पर द असेसमेंट ऑफ फिजिशियन अबाउट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड स्टेज ऑफ द डिजीज। अब ये फिजिशियन की जहानत पे है कि वो किस तरह की कौन सी तदबीर वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कपिंग भी हो सकती है, वो मतलब फस्द हो सकता है या नतूल हो सकता है, बखूर हो सकता है, वो उनकी उस पर है कि उनको जो रिक्वायर्ड है उसका इस्तेमाल कराया जाए। रिकमेंडेड डाइट और रिकमेंडेड लाइफ स्टाइल जो है हमने लेवल 1 में अभी जिक्र किया था, उसके हिसाब से हम इसको देंगे। अब बात आती है लेवल 3 की। तो यूनानी हॉस्पिटल अटैच विद टीचिंग इंस्टीट्यूशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटीग्रेटेड स्टेट यूनानी हॉस्पिटल्स, टर्शियरी केयर एलोपैथिक हॉस्पिटल्स हैविंग यूनानी फैसिलिटी, multi-department facility for diagnosis and interventions must provide additional facility like dietitian, counseling and physiotherapy unit। आमतौर से अगर देखा जाए तो लेवल 3 की जो हमारे पास जो फैसिलिटी है वो टीचिंग हॉस्पिटल्स में ही पॉसिबल हो सकती है, या जो डिस्ट्रिक्ट या जो बड़े हॉस्पिटल से हमारे सेंटर अटैच हैं वहाँ पे हम इस तरह की चीज़ों को इस लेवल पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की सारी फैसिलिटी मौजूद होती है, जैसे MRI है, CT है, और आपके इन चीज़ों के ज़रिए से हम उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो हमारा लेवल 1 और लेवल 2 की तरह के पैटर्न पे ही मैनेजमेंट होगा। फॉर द पेशेंट रेफर्ड फ्रॉम लेवल 1 टू ट्रीटमेंट गिवन लेवल 1 and 2 में बी कंटिन्यूड इफ अप्रोप्रिएट फॉर द प्रेजेंटिंग कंडीशन आर दीज केस में बी रीअसेस्ड फॉर द टोटली ऑफ द सिम्टम एंड ट्रीटमेंट में बी गिवन अकॉर्डिंगली। सिंगल एंड कंपाउंड ड्रग की एक लिस्ट है जो हम इनको दे सकते हैं लेवल 3 पर, जो इसमें बहुत सारी जो दवाएं वो भी हैं जो लेवल 1 पर और लेवल 2 पर भी इस्तेमाल की गई हैं, और कुछ एडिशन इनके अंदर हैं। इलाज भी तदबीर का जहाँ जिक्र किया, डिस्क्राइब अंडर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट may be recommended as per the assessment of the physician about the condition of the patient and stage of the disease। लोकल एप्लीकेशन की बात करें तो हम हमारे लोकल रोगन हफ्तबर्ग का इस्तेमाल करते हैं, रोगन बाबूना का इस्तेमाल करते हैं, जमात के तौर पे जो फार्मूलेशंस हैं इनका जमात प्रिपेयर करके भी हम इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। मुंजिज मुसिल थेरेपी in case of Nicklaus Balgami, the formulation mentioned at level number 2 may be given. The Munjir Mitchell therapy may be given for 14 to 21 days। Recommended diet जो लेवल 1 में जिक्र किया गया है उसका इस्तेमाल करेंगे और रिस्ट्रिक्शन उसी अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे।
और एवरी 7 डेज पे जो है हम उसको फॉलो अप करेंगे ताकि उनके पेशेंट की कंडीशन को असेस किया जा सके। Referral criteria same as mentioned in early level 1 with failure of acute exacerbation to respond to the initial medical management, advanced stage of disease like trophus formation, recurrent gout, deformities and complication, patient who need surgical intervention, other morbidities can be considered depending upon the case. ये रेफरल क्राइटेरिया जो हमने लेवल 1 में रखा वही है, फेलियर ऑफ एक्यूट एक्सेशन रिस्पॉन्ड टू द इनिशियल मेडिकल मैनेजमेंट, एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज लाइक ट्रोफस फॉर्मेशन, रिकरेंट गाउट, डिफॉर्मिटीज एंड कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट नीड्स सर्जिकल इंटरवेंशन, अदर मोडेलिटीज कैन बी कंसीडर डिपेंडिंग ऑन द केस। ये सारी ये गाइडलाइंस जो है जो आप लोगों को सर्कुलेट की गई है और ये बाकी CCRM की वेबसाइट पर भी है और DGHS की वेबसाइट पे भी मौजूद है, जिसका डिटेल उससे हासिल किया जा सकता है। थैंक यू। Prevention is better than cure. Yes. The latest slogan is prevention is the only cure. Only cure. So we must give what you call importance on the primordial prevention. Okay. Primordial prevention is the prevention where we try to avoid the very risk factors itself. Itself, yes. In primary and secondary, we start with the risk factors prevention. But in primordial prevention, avoiding the emergencies of the risk factors. Okay. So I think we must give education to the public through IEC on primordial prevention. Primordial prevention. Okay. Line of treatment different from different causative agents. बेसिकली जो डिफरेंट जो ह्यूमरल इन्वॉल्वमेंट है, हमने उसमें शो किया था कि उनका अलग अलग उनके हेल्थ के हिसाब से वो प्रेजेंट करेगा केस, और जाहिर है कि उन अखलात सेंट्रिक दवाओं को ही हम वो करेंगे और उसके डायग्नोस्टिक तो क्लिनिकल ही हम जब भी हम करते हैं तो फल्गमेटिक या बिलियस या सौदावी, तो उसका हम क्लिनिकल ही डायग्नोसिस कर पाते हैं और उनके जो फीचर्स उसमें दिए हैं उन्हीं के हिसाब से करके फिर हम उसको उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसका कोई क्राइटेरिया रखा होगा अपने इंस्टीट्यूट में, बिकॉज़ यू आर डीलिंग विद basically when we goes in allopathic they give the term idiopathic, etiology of unknown causes. And as a Unani is concerned and Ayurveda has concerned that it's work on the root cause of basically the disease. Till yet we don't have any particular cause to find out the really a risk factor or to we can avoid such disease. Is there is any workout is going on related to that? हाँ, बेसिकली अपने दोबारा से कहिए, आपने क्या कहा? We goes for several cases of rheumatoid arthritis, osteoarthritis, lack of calcium, orthopedic we will also give such kind of thing. Basically, thing we can say that the synovial joint fluid is there, then the joint swelling is there. Or idiopathic we can write out etiology of unknown cause. And the Unani and the Ayurvedas and these are basically concerned on the root cause of the disease. Yes. Have we find out any criteria so we can find out any root cause that we can prevent the patient that would not move related to this criteria? Basically, in Unani system of medicine and more or less in Ayurvedic system of medicine, disease, philosophy of Unani system of medicine, the disease is only caused by the alteration of humors, Sauda, Safra, Balgam and Khun. There are 4 humors. Any alteration caused in these humor is produce disease. So basically, we treat the patient with holistic approach and benefit the patient accordingly. मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिस हिसाब से बॉडी मेटाबॉलिज्म बदल रहा है जी, हम सुरंजान भी दे रहे हैं, हम कुछ भी दे रहे हैं, वो उस लेवल पे काम नहीं कर रहा। जी। उसमें एक वर्ड आ जाता है कि हमारी जो डाइटरी है, जो डाइटरी पर निदान परिवर्तन है, हमारी डाइट मैनेजमेंट ठीक नहीं है, खान पीन हम कुछ भी कह सकते हैं। तो उसमें हमें उसकी पूरी कुव्वत पे और उसका पूरा वो जो है हमें तरबियत उसमें निकालना पड़ेगा। और जब कोई पेन में होता है, ही वांट्स इंस्टेंट रिलीफ। मेरे भी दांत में दर्द हो तो मैं चाहूँगा कि मुझे फ़ौरन आराम आए।
तो मतलब आप इस रिसर्च में हैं और आप अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कि हम कुछ ऐसा इसमें प्लान कर सकें कि हम पेशेंट को उस लेवल पे पहुँचने ना दें। जैसे आपने कहा हम एक्सरसाइज करा सकते हैं, हम उसको वो करा सकते हैं, फिर भी एक पर्टिकुलर कोई कॉज कि इससे हम और बच सकें। तो मतलब उसके लिए है ना कि जितने हमारी जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है उन चीज़ों पर अगर हम अगर रहेंगे तो हम उसको फर्दर डिजीज़ को एग्रीवेट होने से बचाएंगे। और फिर जो टाइमली इंटरवेंशन है उन टाइमली उनको इंटरवेंशन करेंगे तो हम उनको रोक पाएंगे सर। जी। Deposit in the joints. Could you please explain the mechanism of medicines? How does it help in removing these crystals from the joints? बेसिकली अब इन यूनानी एज यू आर अवेयर कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में स्टिल वी आर लैकिंग फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ द यूनानी ड्रग्स। सो राइट मतलब कि एट दिस स्टेज आई डोंट थिंक वी कैन से कि हाउ मैकेनिज्म ऑफ हाउ इट्स एक्सक्रीट the I don't think we can say at this stage because still this area has to be further explored कि pharmacokinetics and dynamics of the urine. Any research has been done, sir, since you belong to the research field? But I'm saying कि still we have as per my information pharmacokinetics and dynamic is still a left behind area which need to be taken for further studies. Is there any idea when you will be taking these topics? I can't say basically this is totally depend upon the in vivo and in vitro studies. ये बहुत लंबा काम है और ये होना चाहिए। इस पर बहुत दिनों से बात चल रही है लेकिन अभी तक इस पर प्रॉपर तरीके से टेकअप नहीं हो पाया है कि जो कि सारे ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स पर काम हो ताकि हम ये कह सकें कि हमारी दवाएं किस तरह से काम कर रही हैं और कैसे उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सीन एंड कॉल्चिसिन जो है वो सुरंजान ही है और फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग जो है उनके लिए भी जो है सबसे पहले वो वही देते हैं। तो वही मोड ऑफ एक्शन मतलब जो भी तरीका है वो वही जो है उसमें भी है। तो लेकिन हम लोग क्या सुरंजान जो है आमतौर से जो मतलब कंपाउंड फॉर्मुलेशन चाहे वो हब्बस सुरंजान हो चाहे लेकिन वही दवा है, वही दवा वो भी यूज करते हैं, वही दवाएं हम भी यूज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जो बात है जो आपने कहा, हमारे यहाँ दिक्कत ये आती है कि हम लोग जैसे जामिया हमदर्द में थे तब भी बहुत सारी बार ये बात आई है कि सिंगल ड्रग्स जो हमारे यहाँ क्या है कि आमतौर से सिंगल कंपाउंड ड्रग्स ज़्यादा ट्रेंड मतलब इस्तेमाल की जाती हैं और वो वही ज़्यादा चलती भी हैं, लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो कंपाउंड ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स करना निस्बतन बहुत मुश्किल काम है रादर देन सिंगल ड्रग। और हमारे यहाँ सिंगल ड्रग का रवाज बहुत कम है। जो पुराने अतिब्बा हैं जो अपना मतलब करते हैं वो लोग करते हैं और वो बहुत कामयाब हैं। लेकिन मतलब इलाज अद्विया मुफरदा के ज़रिए से करना एक अपने आप में बहुत मतलब महारत है। वो अगर वो कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन जनरल हमारे यहाँ कंपाउंड फार्मुलेशन का इस्तेमाल करते हैं और उसका जब स्टैंडर्डाइजेशन की बात आती है या तो उसमें इतने सारे वो एक्टिव प्रिंसिपल या अल्कलाइड निकल के आते हैं कि वो उसका तयन करना एक बहुत मुश्किल काम है जो कि यकीनन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस दिन ये चीज़ टेकअप की जाएगी या ये चीज़ होगी तो फिर हम लोगों की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई होगी। नहीं वैसे फार्माकोकाइनेटिक ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, एक ड्रग की अवेलेबल हैं, सारी काम पे रिसर्च हो चुकी है, उसको अपने यहाँ ऐड करने की ज़रूरत है। बस वही कंपाउंड फार्मुलेशन की शक्ल में आने पर फिर वो एक दूसरे से फिर जो एजुकेशन में अलग अलग हो अगर है भी तो हम दवाएं जो दे रहे हैं तो हमारा तो कंपाउंड फार्मुलेशन है। तो आप वहाँ पे इशू आता है कि ड्रग इंटरेक्शन का भी इशू आ जाता है कि हम कैसे कि किस ड्रग का किससे इंटरेक्शन क्या है, हम नहीं कह सकते उसको। तो वो पर्सपेक्टिव है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट है एंड इंटरवेंशन है। असल में जो काम जिस तरह से हम लोग क्या होना चाहिए जैसे कि अभी जैसे इसके पहले भी अब तक इसके पहले अभी तक इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ सिस्टम में नहीं था जो कि इस तरह की अप्रोच लेके आवे। तो एक तरह से एक शुरुआत है, धीरे धीरे करके चीज़ें आ रही हैं, बढ़ेंगी। अदरवाइज तो हमारे यहाँ अभी भी जो किताब सारे जो लिटरेचर है वो स्कैटर्ड है अलग अलग किताबों में। एक आदमी को पढ़ना है तो 10 किताब लेके बैठेगा तब पढ़ना शुरू करेगा। तो इस एक ये जो अप्रोच एक कोशिश हुई है इसके ज़रिए से कम हम लोगों को ये इनकरेज कर सकते हैं कि भाई आप इन डिजीज़ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ से आप ले सकते हैं।
तो ये आगे चल के और चीज़ें होंगी जो बता रहे हैं, इनके भी देखा जाएगा। Non-alcoholic fatty liver disease is a spectrum of chronic liver disease characterized by accumulation of fat in the liver. Non-alcoholic steatohepatitis and liver fibrosis unrelated to recent ongoing significant amount of alcohol intake and due to overnutrition, it is associated with metabolic syndrome. Prevalence and morbidity, prevalence of NFLD in India is varies from 9 to 35%. अगर देखा जाए तो 9 से लेके 35% का रेशियो अपने आप में बहुत बड़ा है कि एक तरह से मोर देन 1/3 पॉपुलेशन जो है वो NFLD के अंदर हमारे यहाँ है। ये NFLD consistently associated with type 2 diabetes mellitus and dyslipidemia. Two other factors, namely hypertriglyceridemia and HDL cholesterol, are found in FLD patients. ये एक बहुत कॉमन आजकल देखा जा रहा है कि जितने भी फैटी लीवर के पेशेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं से जो है वो डिस्लिपिडीमिया के भी शिकार हैं और लो HDL कोलेस्ट्रॉल के भी, जो कि जिनकी शरह जो है तकरीबन 54% तक है। NFLD is known to be associated with several extrahepatic conditions like chronic kidney disease, cardiovascular disease, osteopenia, osteoarthritis, obstructive sleep apnea, hypothyroidism, and polycystic ovarian syndrome. The most common cause of mortality in the patient of NFLD is cardiovascular disease. Cancer-related morbidity is among the top 3 causes of the death in the patient with NFLD. Patients with NASH have a higher liver-related mortality rate. Unani perspective. The normal mizaj of liver are harratab. The disturbance of the normal temperament of the liver is caused by the erratic dietary habits, excessive consumption of fatty and cold food, etc., which enable to excessive accumulation of fat in the liver, parenchyma, tashaum kabid, which ultimately alter the mizaj of the liver. This alteration lead to the sue mizaj kabid, resulting in alteration in liver function, which ultimately lead to the other structural and functional abnormalities. Etiology की बात करें तो excessive use of having cold temperament, staying in the excessive cold surrounding, drinking cold water or empty stomach morning, use of water after hammam. When spleen is not able to absorb sauda, पैथोलॉजी की बात करें तो सूए मिजाज कबिद बारिद, सूए मिजाज जिगर बारिद, temperament of liver lead to the formation of sudad in liver. These obstruction cause zofe kabid and disturb the metabolism of food and formation of normal humor. Cold morbid temperament of the liver may be simple or which involvement of the matter. In this case, cold morbid temperament is accompanied with the passive quality of moistness. This favors the predominance of the bulgum in the form of the fat. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड एग्जामिनेशन अगर की बात करें तो कंप्लेंट्स हैं और क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। द मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट विद NFLD आर एसिम्प्टोमेटिक एंड डू नॉट एक्सपीरियंस एनी स्पेसिफिक सिम्टम रिलेटेड टू द डिजीज़। आजकल अक्सर देखा गया है कि लोगों को रूटीन में एक सर्टेन एज तक जो है कुछ ज़्यादा लोगों को इसकी फ़िक्र भी नहीं होती है, लेकिन अगर किसी भी वजह से ऑल ऑफ सडन अगर आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो पता चला कि ग्रेड 1 फैटी लीवर आपको पहले से मौजूद है। तो ग्रेड 1 फैटी लीवर कहीं ना कहीं एक ऐसा है कि जो बहुत अच्छी खासी तादाद में लोगों को मालूम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे सिम्टम्स उससे जाहिर नहीं होते तो लोग अनअवेयर होते हैं और वो ऐसे ही पढ़ाता है। लेकिन ग्रेड 1 फैटी लीवर को क्या अगर उसकी वापसी देखा जाए तो वो आसान है, लेकिन जब ग्रेड 2 में जाता है तो फिर उनका वापस होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। A certain portion of patient with NASH cirrhosis may be present with the sign of stage liver
disease such as spider agnomus, arrhythmias, gynecomastia, etc. Clinical examination, mild to moderate hepatomegaly may be the most common finding. Patient of NFLD may often present with the obesity and hypertension. In general, जो ओबेज लोग होते हैं इसमें ज़्यादा इनका इम्कान रहता है. The National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel 3 criteria modified for Indian has been developed, determining the certain risk factor associated with the metabolic syndrome. Patient with such risk factor must be screened as it has been observed that metabolic syndrome is closely associated with the NFLD. Clinical examination, abdominal obesity, impaired fasting glucose, hypertension, hyperglycemia or decreased HDL. Supportive investigation with a paucity of specific symptom for the diagnosis of NFLD, imaging and other investigation remain the main diagnostic indicator of the condition. Though hepatic histology is considered as the gold standard for the diagnosis of the condition, the complexity of complication associated with the procedure and lack of preference among the patient prevent this method of investigation as a popular modality for diagnosis. अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो लीवर फंक्शन टेस्ट जो है और सबसे अहम चीज़ है, और अदर ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सीरम फेरेटिनिन एंड ट्रांसफेरिन saturation level, abnormal clotting time, HbA1c, fasting glucose, celiac disease, screening test, lipid profile, HBsAg, hepatitis C. अल्ट्रासोनोग्राफी में हम आसानी से इसकी ग्रेडिंग को देख सकते हैं कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 फैटी लिवर को. एडवांस टेस्ट के अंदर अगर देखें तो नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन है, और फिर MR PDF है जो मैग्नेटिक रेजोनेंस proton density fraction. Assessment of hepatic fibrosis. Hepatic fibrosis is the most important parameter for the prognosis, treatment and outcome of the patient with NFLD. Non-invasive scoring method of assessing hepatic inflammation and fibrosis are performed using certain score by combining result of elastography and blood parameter. ये इनके जो है स्कोर्स हैं. Principle of management. The principle of management include assessment of sign and symptom before initiating treatment and need for the management through the conventional treatment of associated with comorbidities. If the patient is already under standard care, the physician may be advised to continue the same along with the add-on Unani medicine and can be assessed for the same in the follow-up for tempering or discontinuing the treatment in consultation with the conventional physician. The first step of initiation of treatment include appropriate counseling of the patient and educating them about the disease condition. The patient must be educated that NFLD is not a mere gastrointestinal disorder but a metabolic disorder, and dietary modification alone may not be helpful for resolving the condition. Adequate guided individualized therapy and overall lifestyle modification is essential for the treatment of the condition. ये कुछ रेड अलार्म हैं जो कि NASH associated cirrhosis and stage liver disease, hepatocellular carcinoma, uncontrolled comorbid, LSM, platelet count, portal hypertension, hepatic encephalopathy, and weight loss or anorexia. Preventive management, lifestyle intervention including dietary, calorie management and exercise constitute the main pillar of NFLD management. Studies have demonstrated that there is a dose-response relationship between the magnitude of the weight loss and degree of hospital improvement in NFLD. 3 to 5%, and less than 10% weight loss has associated with the
regression of steatosis, steatohepatitis and fibrosis respectively. कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है, एक्सरसाइज है एंड योगा है. यूनानी पर्सपेक्टिव की बात अगर करें तो जनरल लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल यूनानी लिटरेचर, इस्लाह सुए मिजाज, तस्कीन, और ये इंड्यूसिंग डिबस्ट्रक्शन है, तलतीफ़ है, तालील है, तनकिया है एंड तकवियत है. इन लाइन पर हम इनको ट्रीटमेंट करते हैं. अगर लेवल 1 की बात करें तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि सोलो फिजिशियन और जो PhD लेवल पे जो अगर हम इसके इंटरवेंशन की बात करें तो clinical diagnosis, the diagnosis of NFLD shall be done at level 1, especially in case who have incidental discovery of fatty liver disease. Depending on the infrastructural setup of the clinic, health center and ultrasonography examination may be conducted. To confirm the diagnosis, the alternate cases of hepatic stenosis must be ruled out by clinical history and available investigation. Investigations: blood for liver function test, bilirubin, lipid profile, fasting and postprandial blood sugar, urea, creatinine, complete hemogram, assessment score like APRI and BART, ultrasonography of the upper abdomen if available. Recommended diet and lifestyle: moderate exercise, nutrition and restricted diet and lifestyle. इसमें अगर फैटी NFLD की बात करें तो हमारे यहाँ यूनानी मेडिसिन में जो डूज एंड डोंट डूज हैं उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है. तो इंटेक ऑफ अगजिया लतीफ़ा फूड आइटम विच आर इजी टू डाइजेस्ट बट हैव लिटिल न्यूट्रिशनल वैल्यू and produce such sanguine which is normal viscosity. That is meat of small bird, small fishes, etc. Intake of Axia musakhina, liver strengthening food and drink, that is amla, pomegranate, lemon, butter, milk, plenty of green vegetables, etc. are advised. जो डिजीज़ को एग्रीवेट करती हैं ख़ासतौर से उनको मतलब उनके लिए मना किया गया है नॉन वेजिटेरियन फूड कंटेनिंग हाई फैट कंटेंट, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स, सब्सटेंस एब्यूज़, अल्कोहल एब्यूज़ एंड टोबैको प्रोडक्ट्स. सिंगल एंड कंपाउंड ड्रग फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़. जहाँ तक हेपेटाइटिस की बात है तो आप अभी भी बावजूद उसके कि बहुत सारी स्टडीज़ और मॉडर्न साइंस में बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो जितना इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट यूनानी मेडिसिन का है हेपेटाइटिस के अंदर, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, वो और सिस्टम उतना ऑफर नहीं करते हैं जितना कि यहाँ पे होता है. और ये साफ इन्वेस्टिगेशन से भी लोग असेस करके देख लेते हैं और ये इस्टेब्लिश है कि अभी आज की डेट में सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट अगर किसी भी फॉर्म की भी अगर हेपेटाइटिस है तो उसमें यूनानी सिस्टम सबसे ज़्यादा जो है मौसर साबित होता है. इसमें जो दवाओं का जिक्र है, अफसंतीन है, दारचीनी है, मको है, रेवन चीनी है, संबलुत्तीब है, कुर्स कबिद है, जवारिश तमर हिंदी है, कुर्स हम्माज है, अर्कासनी है, जिमाद सिब्र है. Referral criteria: non-response to treatment, progression of the disease to NASH associated with cirrhosis or NASH associated with hepatocellular carcinoma, any other hepatic or extrahepatic complications such as gallstone disease commonly seen in the older age and higher grade of NFLD. Evidence of increase in severity complication, comorbidity such as cardiac diseases, substantial impact of their quality of life and activities of daily living. Diagnostic uncertainty.
लेवल 2 पर बात अगर हम करें, जो कि 10 to 20 बेडेड हॉस्पिटल है, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस जो हम लेवल 1 पे करते हैं उसी वो सेम होगी। और फ्रेश केस मस्ट बी सीन इवेल्युएटेड थॉरोली फॉर द एनी कॉम्प्लिकेशन। इन्वेस्टिगेशन में जो हमने लेवल 1 में देखा है वही होंगे। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी एग्जामिनेशन मस्ट बी कंडक्टेड कंपल्सरी विथ प्रॉपर ग्रेडिंग ऑफ द हेपेटिक स्टेनोसिस। मैनेजमेंट में जो लेवल 1 में जो मैनेजमेंट बताया गया है वो होगा। और सिंगल एंड कंपाउंड ड्रग जो मेंशन की गई हैं लेवल 2 के लिए, वो बहुत सारी वो हैं जो लेवल 1 में भी हैं। उसके अलावा जो है असारून है, फिलफिल स्याह है, तुकमकासनी है, कुश्त है, ज़ाफ़रान है, जवारिस ज़रूनी है, कुर्स पुदीना है, कुर्स गुल है, अर्क मको है, जवारिस जंजीबील है। इसमें कुछ दवाएं जो है वो लेवल 1 की भी रिपीट हैं। इलाज भी तदबीर का अगर की हम बात करें तो इसके अंदर रियाजत जो है, एक्सरसाइज इन फॉर्म ऑफ ब्रिस्क रनिंग इज़ ए हाईली रिकमेंडेड एज इट रिड्यूस द बॉडी मास एंड इंक्रीज द बॉडी हीट। दलक which with hot oils or paste over hepatic region is recommended. Hammam therapeutic bath, Turkish bath, preferably with medicated steam, are also recommended. Restricted diet lifestyle जो हमने लेवल 1 में दिया है उसको रखना है। और रिकमेंडेड लाइफ स्टाइल जो पहले बयान किया गया है। 15 फॉलोअप की बात करें तो 15 दिन रिकमेंडेड है। इसके 15 दिन के बाद इसका फॉलोअप किया जाए। अगर सेम मेंशन ये जो रेफरल क्राइटेरिया है जो उसका लेवल 1 में दिया गया था, फेलियर ऑफ एक्यूट एक्सरवेशन इज रिस्पॉन्ड टू द इनिशियल मेडिकल मैनेजमेंट। अब लेवल 3 की में जो क्लिनिकल डायग्नोसिस होगी, सेम एज लेवल 1 and 2, द डायग्नोसिस मस्ट बी कंफर्म यूजिंग एडवांस बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी एंड इमेजिंग स्टडीज। इन्वेस्टिगेशन सेम एज लेवल 1। सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन में नॉन कंट्रास्ट सीटी है, MRI बेस्ड एलास्टोग्राफी है, ब्लड लेवल के टेस्ट हैं, सीरम कॉपर लेवल है, मेटाबॉलिक प्रोफाइल है, जेनेटिक टेस्टिंग फॉर बी एंड MTTP रूल टू अगर रिक्वायर्ड है तो। मैनेजमेंट सेम एज लेवल 1 and 2। एट दिस लेवल caregiver should assess the patient for disease complication and manage accordingly. Screening of treatment of portal hypertension, screening for the advanced fibrosis, SCC should done and the patient should refer to the tertiary care hospital. दवाओं की बात करें तो सिंगल एंड कंपाउंड ड्रग की फहरिस्त है। ये अफ्तीमून है, नाना है, गुले सुर्ख है, करनफल है, जवारिश आमला है, जवारिश दारचीनी है और जवारिश जालिनूस है, माजून तबीदुलवर्द है, कुरसेलुक है। इलाज भी तदबीर में रियाजत, दलक एंड हम्माम जो पहले हमने जिक्र किया है। रिकमेंडेड डाइट और रिस्ट्रिक्टेड जो है पहले जो बताया जा चुका है। फॉलोअप 15 दिन का होना चाहिए। रेफरल क्राइटेरिया सेम एज लेवल 1 and 2। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, पोर्टल हाइपरटेंशन, हेमेटोमेसिस एंड मेलिना आर द कंडीशन रिक्वायरिंग फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट। इन सब कंडीशन के अंदर हम इनको टर्शियरी केयर लेवल हॉस्पिटल में इनको वो करेंगे। ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर ये ऑलरेडी मेंशन है और इसकी तफसील से देखने के लिए जो है और उससे बुक भी मौजूद है आप लोग पास और ये जो है वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। I have seen in the practice, it helps us in relieving the symptoms, but not curing it. Whatever is needed is the lifestyle modification only. See, regarding this non-fatty non-alcoholic FLDs, what we have seen the incidence, if we'll see the incidence, it is more common in the southern part of the India. Yeah. While as it is less common in center as well as eastern and all that. In pathology we have seen it is more common in non-vegetarians. But as a clinician, what I have seen, it is more common in rice-taking people.
that means there is some there is some carbohydrate dysfunction, metabolism. It is disorder in the carbohydrate metabolism, not in the alcohol, this fats, not in the, whereas name has been indicated that it is a fatty liver disease. Because these southern people and I belong to the Kashmir, and we are taking the rice taking people, we are taking, it is more common in us. Secondly, when we will go for the treatments, again, it is again the lifestyle modification is. We have seen so many शरबत दे रहे हैं, बाकी चीज़ें दे रहे हैं, but उतना response नहीं आ रहा है. We does not give a response that we are expecting that we should get some response. Whatever is the only lifestyle modification. At your clinic, what you are prescribing, sir, at your this research center, and how much you have result, how much is the results, what are your results? Can you, sir, share some this experiences with us? अपने सेंटर्स की बात करें तो हमारे यहाँ जो मेन जो प्रिस्क्राइब में है वो माजून दबिदुल वर्द, अगर पेशेंट डायबिटीज़ नहीं है तो माजून दबिदुल वर्द, अर्क मरको, अर्क कासनी और शरबत जिगर का कॉम्बिनेशन जो है वो मतलब मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन आई थिंक कि शरबत जिगर और अर्क मरको, अर्क कासनी और इवन अर्क बिरंजासफ ऐड करने पर जो है ये इसका आता है. और जो बाद इनके जो मको कासनी जो है इनका सब्ज मरोवक भी जो है ये इनको भी इस्तेमाल करने पर ये जो अभी भी जितने कन्वेंशनल ट्रीटमेंट हैं उन सभी से अच्छा रिजल्ट इसका आता है. I have treated these cases with the conventional line of treatment along with the grapefruit. Yes, medium sized grapefruit once daily for about 21 days, 3 weeks. And I have seen the cases like completely it can be reverted. So grapefruit is rich in vitamin C. So vitamin C has a vital role to play in the treatment of non-alcoholic liver fatty disease. इवन उन्होंने तो बाकायदा मतलब कि हेपेटाइटिस बी तक के पेशेंट्स को अपने इन्हीं फार्मूलेशंस के ज़रिए से ट्रीट किया और वो निगेटिव हुआ है उनका, और उनके पास सारा डेटा वगैरह भी मौजूद है उसका. और एक लड़की ने जो शायद नाम याद नहीं आ रहा, शबनम अंसारी ने, उसने इस पर स्टडी भी की थी और उसका खासा मतलब इफेक्टिव रहा उसका वो. नहीं, एक्चुअली में क्या है ना सर कि हेपेटाइटिस और फैटी लिवर डिजीज तो अलग अलग चीज़ें हैं. बिल्कुल अलग. अब जैसे आपने फॉर्मुलेशन बताया माजून दबितुल वर्द, मको, ब्रंजासी वगैरह, ये सब हम हेपेटाइटिस में तो अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक फैटी लिवर डिजीज के लिए तो नहीं हो सकता. स्पेसिफिक इसके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक हाँ, दवाई कुछ होनी चाहिए. हाँ, उसके लिए हमने सारी जो सिंगल ड्रग्स और कंपाउंड ड्रग्स दोनों की लिस्ट दी है इसके अंदर. उसमें इसीलिए उसको भी फोकस किया गया है कि सिंगल ड्रग्स को भी दिया गया है. तो इसमें लिस्ट किया गया है इसको जो फैटी लिवर. हाँ.